गुड मॉर्निंग गाइज। मैं अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गणित, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है पेपर थर्ड के इकाई 5 में। तो अगर हम बात करें गणित की, तो गणित में अपने को जो पढ़ना है वो अपने को मैथ्स में अपने को पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है। क्योंकि यदि मैं अगर आपको बताऊं सिलेबस में चलने से पहले, अगर आपको मैं 6 साल के पेपर का एक पैटर्न बताऊं, तो 6 साल के पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न में आपके मैथ से क्या क्या चीजें हैं ये समझो। पहले तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। यदि आपकी बात की जाए गणित में, और गणित के ये बात की जाए कि मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में जो आपका गणित का पैटर्न होता है उसमें से आपको दो न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसमें से आपको क्या आते हैं? दो न्यूमेरिकल्स आते हैं और एक आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। चाहे तो वो आपका क्या होगा 3 मार्कर्स, चाहे तो वो आपका हो जाएगा 5 मार्कर्स में, या फिर वो हो जाएगा 11। जो पहले पैटर्न चलता था 6 मार्क्स का, मतलब 3, 6 एंड 11, सॉरी 3, 6 एंड 15 मार्क्स में जो चलते थे उसमें क्या होता था, दो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल होगा। जैसे पाई चार्ट क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ आपको अपने कॉन्सेप्चुअल बेस को भी बनाकर रखना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्या होता है पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय का नियम, या पूर्ण संख्याओं में क्या होता है साहचर्य का नियम, पाई चार्ट क्या होता है। जैसे इस बार के अगर पेपर की बात की जाए, अगर 2019 के पेपर की बात की जाए तो उसमें सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि पाई चार्ट क्या है, मतलब पाई चार्ट को आप क्या समझते हो उसके बारे में बताओ। लेकिन 2018 का या 2017 का पेपर देखोगे तो, सॉरी 2018 में नहीं, 2017 का पेपर देखोगे तो 3 मार्क्स पे आया था पूर्ण संख्याएं क्या है, ये आया था 3 मार्क्स में। और ये अभी आया था किस पे? 5 मार्क्स पे। बाकी न्यूमेरिकल्स तो अलग है। मतलब कि आपका सीधा सीधा सा है कि आपको थ्योरी भी पढ़ना है और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको किस पर भी ध्यान देना है? अपने न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना। न्यूमेरिकल्स, अब सवाल उठता है कि हमारे पेपर में जो मैथ का लेवल होगा, मैथ का जो लेवल होगा वो लेवल कैसा होगा। तो अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में जो मैथ का लेवल होता है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, मतलब कि यदि आप एनसीईआरटी की 9th, 10 और 8, 7 ये और 6 से लेकर 10 क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। उसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हर पेपर में जो मैथ के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड उठाए जाते हैं। मतलब अगर बात की जाए तो 6, 7, 8, 9, 10 अगर इस स्टैंडर्ड की मैथ देखा जाए तो बहुत ही लो लेवल की मैथ होती है ना। क्वेश्चंस का कोई भी लेवल नहीं होता। इसलिए लेवल नहीं होता क्योंकि उस समय हमें बच्चों को गणित क्या करना होता है? सिखाना होता है। और जब हम बच्चों को गणित सिखा रहे होते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? बेसिक लेवल तैयार करते हैं। जैसे यदि आप 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बेसिक चीजें हैं। 7 में जाओगे तो इससे थोड़ा सा बढ़ाकर दिया जाएगा, 8 में जाओगे तो थोड़ा बढ़ेगा और 9 एंड 10 में बढ़ जाएगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे पेपर में वो सारे के सारे इन्हीं क्लास से अराइज होंगे। तो अगर आपको मैथ्स को जो इस बार नया जोड़ा गया है, अगर मैथ के क्वेश्चंस आपको देखना है, 3 मार्कर्स देखने हैं, 5 मार्कर्स देखने हैं, 11 मार्कर्स देखने हैं, तो उसके लिए बस आपको कितना काम करना है? उसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करना। अब अगर बात की जाए तो इस बार का जो मैथ का सिलेबस है उसमें पैटर्न क्या है अगर देखा जाए तो देखो, पेपर थर्ड, पेपर थर्ड की बात अगर आप करते हो तो पेपर थर्ड आपका कितने मार्क्स का है? इस बार 300 मार्क्स का है। इस 300 मार्क्स में से आपकी कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। और हर यूनिट से आपका कितना कितना आना है? 30 मार्क्स का आना है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका कितने का होगा? 3 मार्क का, एक आपका होगा 5 मार्क्स का और एक आपका होगा 11 मार्क्स का। इस तरीके का कुछ पैटर्न चलेगा। 3, 5, 11 ही है ना, है ना। तो इस तरीके का चलेगा।
अब 3, 5, 11 में है तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन इसके हों, 2 क्वेश्चन इसके हों, एक इसका हो। तो ये पैटर्न पर टोटल एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 नंबर का आएगा। मतलब इस बार आपका मैथ से कितने क्वेश्चन होंगे? 30 मार्क्स होंगे। लेकिन 2019 की बात करो तो मैथ कितने नंबर की आई थी? 60 नंबर की। मतलब सीधे सीधे आपके 200 नंबर का जो पेपर होता है, उस 200 नंबर के पेपर में आपका कितने नंबर का मैथ्स आ गया? 60 नंबर का मैथ्स आया था। तो इस बार भी चांसेस है कि मैथ के क्वेश्चंस अच्छे होंगे। अब अगर सिलेबस की बात की जाए कि हमारे मैथ के उसमें सिलेबस क्या क्या है, तो क्या क्या सिलेबस है, थ्योरी पढ़ने से पहले सिलेबस को समझ लो। तो हमारे मैथ में सबसे पहले जो क्वेश्चंस एराइज होंगे वो कौन कौन से एराइज होंगे? देखो, पहला है संख्याएं एवं प्रकार। हमारी कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं? जैसे पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये क्या होती हैं, इनके क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, इन पर सवाल उठेंगे। जैसे 2017 में सीधे सीधे पूछा गया है कि पूर्ण संख्या क्या है। अब आपको पूर्ण संख्या को डिफाइन करना है कि पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होते हैं। तो क्या बताओगे? होल नंबर्स को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? अगर ये कहा जाए कि होल्स नंबर होते हैं, होल नंबर हैं यानी पूर्ण संख्याएं हैं, तो वो क्या है? तो सीधा सीधा एक लाइन में होगा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय। सीधे सीधे एक लाइन में आपको आंसर देना है और कुछ नहीं करना है। पूर्ण संख्याएं शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब कि यहां पे क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर इस पे आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? W द्वारा प्रदर्शित। तो ये प्रदर्शित किसके माध्यम से होता है? मतलब इसका सिंबल क्या होता है? W। आपको 3 मार्क्स में सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बोलो, पूर्ण संख्याएं शून्य के साथ मिलकर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, इसका एक सेट डिफाइन करो इस तरीके से कि शून्य से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या है? वो सारी संख्याएं आपकी क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। सीधा सीधा 3 मार्कर्स आपका कंप्लीट। और ये क्वेश्चन आपका 2017 के मेंस पे आया था, 3 मार्क्स पे। तो आप इसको सीधा सीधा समझकर सॉल्व कर सकते हो। मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अभी अपन आगे जब थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर, तो उसमें एक एक सेट को समझाऊंगा कि क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। उसी तरीके से अब अगला आ जाता है इकाई मापन की विधियां। अब मापन की विधियां, मैथ्स में मापन की विधियां क्या चलती हैं? मैथ्स में मापन की विधियां क्या होती हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, हजार, फिर 10,000, जो ये चलते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? इकाई मापन की विधियां कहते हैं। मतलब कि हम अगर 5673 लिख दें, 5673 लिख दें, तो इसमें क्या होगा? मापन कैसे करोगे? ये जो 3 है वो यूनिट प्लेस है ना। 7 जो है वो क्या हो गया? आपका डेसिमल प्लेस हो गया। 6 जो है वो 100 प्लेस हो गया। और ये क्या हो गया? 1000 प्लेस पे हो गया। तो मैथ्स को मापने के लिए, कि संख्या को पढ़ने के लिए, देखो जब संख्या की उत्पत्ति हुई उस समय हम छोटी छोटी संख्याओं का कैलकुलेशन करते थे, 3, 2, 5, 10। पर जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, वैसे वैसे क्या हुआ? संख्याओं की बढ़ोतरी हुई। संख्या आपकी क्या होना शुरू हो गई? लार्ज होने लगी, बहुत ज्यादा होने लगी। तो उस समय हमें उन्हें मापने की समस्याओं से जूझना पड़ा। तो हमने क्या किया? 2 पद्धति को जन्म दिया। एक पद्धति क्या थी? एक पद्धति है भारतीय पद्धति, और एक पद्धति है आपकी क्या? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जैसे भारतीय पद्धति में क्या होता है? लाख, 10 लाख। लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय जाते हो तो मिलियन, बिलियंस होता है। अंकुश बाहर का गेट लगा दो। मिलियन, बिलियन होता है ना।
तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति आपकी पूरे वर्ल्ड में चलती है, लेकिन भारतीय पद्धति जो होती है वो सिर्फ भारत में चलती है। तो मापन की इन्हीं पद्धतियों पे हमें क्या करना है, बात करनी है। उसके बाद समीकरण एवं गुणनखंड, एक्स और वाई चर और अचर राशियों का जो सम्मिश्रण होता है उस सम्मिश्रण के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद सांख्यिकी, प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, विचरणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार, ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। और अगर आपको ये सांख्यिकी वाला पोर्शन नहीं भी समझ में आता है, आपको सिर्फ नॉर्मल जोड़ घटाना और लाभ हानि भी समझ में आ जाता है, तो कम से कम आपके 30 में से 15 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से होगा बड़े से पाई चार्ट से, इससे बाकी सारे क्वेश्चन छोटे वाले यहीं छूटेंगे। तो वो है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर अपन बात करें तो अब अगली बात क्या जाती है इसकी बुक्स की, कि हमें कहाँ से कौन सी बुक मिलेगी। तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर बात की जाए इसके, तो इसके कोई भी बुक्स नहीं है अभी वर्तमान में जुड़ा है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने या किसी ने भी इसकी या किसी राइटर ने इसकी प्रॉपर बुक नहीं निकाली है एनालिसिस करके। तो अगर हमें अब इसको अगर पढ़ना है तो एक तो मेरे नोट्स रहेंगे, जिसमें मेरे नोट्स में क्या रहेगा, नोट्स के साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपके संभावित हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी समझाऊंगा, क्वेश्चंस आपको लिख कर लाना है। उस क्वेश्चन को में क्या गलतियां की हैं, कैसे डिफाइन करोगे या किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे 3 मार्क्स पे, 5 मार्क्स पे और 11 मार्क्स पे, वो फिर मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। एक या दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनके लिए ये है कि उनको नोट्स पढ़ना है, और ग्रुप पे टॉप 100 का जो ग्रुप है अभी भी उसकी सेल्स ओपन है, ऑफर ओपन है, तो आप उसको जाकर खरीद सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो नोट्स और क्वेश्चन। अब इसके अलावा यदि बात की जाए पेपर की, तो पेपर का जो इसका चैप्टर 1 है संख्याएं और इसकी पद्धति, इसके लिए अगर आपको बुक पढ़नी है पूरी डिटेल में, तो आपको क्या करना है, संख्याएं एवं समीकरण गुणनखंड, ये यूनिट, ये क्लास 9 और क्लास 10, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में दी गई है। मतलब हर क्लास के जो संख्याएं हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ संख्याएं हैं। जैसे पहले में संख्याओं को क्लास 6 में बताया गया है संख्याओं की पद्धति, संख्याएं क्या होती हैं। फिर क्लास 7 में बताया गया है पूर्ण संख्याएं, क्लास 8 में बताया गया है पूर्णांक, क्लास 9 में बताया गया है आपका परिमेय संख्याएं, और क्लास 10 में बता दिया गया है संख्याओं की संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मतलब अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, और गुणनखंड के लिए चैप्टर नंबर 3 या 4 में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा लाभ हानि, प्रतिशत, समानुपात, ये वाला जो है ये आपको क्लास 10 में मिलेगा, 9 और 10 में मिलेगा, और कुछ पोर्शन आपका किस में मिल जाएगा, 8 में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में। और पूरी तरीके से जो ये क्वेश्चंस आएंगे ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, है ना। थ्योरी, डेफिनेशन सारी एनसीईआरटी बेस्ड लिखोगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए सांख्यिकी, प्रायिकता और विचरणशीलता की माप की, तो आपको ये कहाँ पे मिलेंगे, ये जो टॉपिक हैं आपके, ये सारे के सारे टॉपिक आपके दोनों के दोनों टॉपिक आपको सिर्फ एक जगह मिल जाएंगे, क्लास 9 और क्लास 10। मतलब आपको अपने पेपर के लिए सिर्फ क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, अब बाकी जो बचेगा वो मेरे नोट्स कवर करा देंगे, क्वेश्चंस कवर करा देंगे। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की हमें यूनिट पेपर 3 की यूनिट में। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कैसे बैठे होंगे, आर्ट एंड कॉमर्स वाले बैठे होंगे, जिन्हें मैथ्स का कोई अंदाजा नहीं है, कोई लेवल नहीं है, सब सुनने वाले बैठे होंगे। देखो
अगर हम बात करें तो अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो मैं 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी में बांट लूंगा। अब 4 कैटेगरी में ऐसे है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स से होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बायो से होंगे, आर्ट एंड कॉमर्स। अब जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, उन्हें तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो उन्हें तो हो सकता है कि मैं जो पढ़ाऊं वो लेवल बहुत ज्यादा लो लेवल लगे, पर उन्हें अगर अपने पेपर को निकालना है तो उस लो लेवल को भी समझना होगा, क्योंकि मैथ में जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। पर यदि मैं उन्हें ये कह दूं कि संख्या क्या होती है, संख्या को डिफाइन करो, तो वो उसी में परेशान हो जाएंगे कि हम संख्या को समझाएंगे कैसे। तो पहला पैटर्न तो ये है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सिर्फ उन्हें डेफिनेशन और हाउ टू राइट और डिफाइन, इस पर फोकस करना है कि कैसे हम किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे या राइट करेंगे। लेकिन बाकी बचे हुए जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, इन्हें मैं क्लास 6 से मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इन्हें मैं ये भी बताऊंगा कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का समुच्चय क्या होता है संख्याओं में क्रम विनिमय का नियम, क्या होता है संख्याओं में साहचर्य का नियम, क्या होता है वितरणशीलता। मतलब कुल मिलाकर मैं एकदम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा और उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। क्योंकि मैथ्स के पेपर में अगर आप क्वेश्चन स्कोर करते हो, सीधी सीधी लाइनें भी रट कर आते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर डिफाइन करने के लिए या हिस्ट्री पॉलिटी जैसे अपने शब्दों को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिफाइन करना है प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर लेवल पर। और अगर आप वो कर लेते हो, समझ में आ जाता है, तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, है ना। और याद रखना इस बार पेपर थर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिलेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसका पेपर थर्ड मजबूत है, 300 मार्क्स का है, सीधे सीधे कोई पार्ट नहीं है, 300 में से भी आपके अगर पेपर थर्ड आपका मजबूत है तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। और लोगों का हमेशा बिगड़ता क्या है, पेपर थर्ड ही। क्यों? क्योंकि आर्ट कॉमर्स वाले जो होते हैं उन्हें पेपर थर्ड में साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हैं, मैथ नहीं समझ में आता। और फिर क्या होता है कि वहां पे उन्हें दिक्कत जाती है और पेपर थर्ड उनका खराब जाता है। और वहीं पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, मैथ बैकग्राउंड के होंगे, वो वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा स्कोर करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल घुमा सकता है, पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल घुमा सकता है, इको में आपको इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल घुमा सकता है, ज्योग्राफी में वो कॉन्सेप्चुअल नहीं घुमाएगा, अब या फिर ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्चुअल चला जाएगा। लेकिन साइंस में आपको लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता, आपको प्रॉपर फ्रेमिंग आनी चाहिए कि आपको 3 मार्क्स पे इतने ही वर्ड लिखना है, इस तरीके से लिखना है। लेकिन उसमें भी आपका फैक्ट चलेगा, कोई भी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको दिमाग से ऐड नहीं करनी। तो बच्चे वहां पर स्कोर करते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा लिख कर आ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर मेरा जो स्टैंडर्ड रहेगा वो क्लास 6 से रहेगा। अपन क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की पूरी मैथ्स को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट एक एक बिंदु पे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बताना, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, पर एक बार में बेसिक पढ़ना। और पढ़ने का तरीका वही होगा, आप क्लास में बैठ के समझ रहे हो, जो क्लास में बैठे हैं या जो क्लास देख रहे हैं वो क्लास में बैठकर देखो, समझो, उसके बाद जाकर नोट्स उठाकर पढ़ो जो समझाया है। और देन जो भी क्वेश्चंस आपके संभावित लिखे हुए हैं नोट्स पे, उस पे आंसर राइटिंग करो और तुरंत कंसर्न करो कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर इसको साथ में मेरे साथ पढ़ते चलोगे, एक एक क्लास को डेली देखकर चलोगे, तो आसानी से समझ में आएगा। अगर आप ये सोचोगे कि हफ्ते भर की क्लास में ले लूं, एक दिन में पढ़ लूं और उसके बाद में आंसर राइटिंग करूं, तो उससे आपको मैथ में कभी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैथ्स आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रैक्टिस गेम है। मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा। तो ये पैटर्न होगा। और लास्ट में इस क्लास को खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी, उस पे अपन अपने चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, संख्या क्या होती हैं एवं संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं और इनमें क्या क्या गुण होते हैं। और यहाँ पर
सीधी सीधी सी बात है, यदि आप एमबीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप मेंस के लिए मैथ पढ़ रहे हो तो आपको बहुत बकायदा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर ध्यान नहीं दोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, है ना। चीजों पे ये भी ध्यान देना अपने को जरूरी है। तो अगली जो क्लास होगी वो आपकी वो संख्याएं एवं संख्याओं के क्या होंगे, प्रकार, और उन संख्याओं के जो प्रकार हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस उठेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे अपन, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे संख्या एवं संख्या के प्रकार और उससे शुरुआत करेंगे। और लास्ट में जाते जाते अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। और अभी ऑफर चल रहा है, 10 अप्रैल तक ऑफर है, उसके बाद आपका ऑफर नहीं रहेगा। कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 साल के लिए हो जाएगी। 1 साल से ज्यादा, एक वैलिडिटी तो 1 साल की रहेगी, लेकिन फीस बढ़कर हो जाएगी 15,000 की। तो यदि आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि मेंस की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। धन्यवाद।